एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे आप 190 प्लस स्कोर कर पाओ। क्या होता है, बच्चे सिलेबस अच्छे से पढ़े होते हैं, उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, फिर भी उनको अटेम्प्ट करने का भी तरीका नहीं पता होने के वजह से स्कोर कम आते रहते हैं। कुछ लोग को सारा कुछ पढ़ा होने के बाद भी 170 180 पे अटके हुए रहते हैं। वो जो 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स का गैप रहता है, वही सिस्टम नहीं पता होता है अटेम्प्ट कैसे करना है। इस वजह से जो बच्चे 180 कर रहे हैं, 175 कर रहे हैं, 182 कर रहे हैं, वो लोग 190-95 कर सकते हैं अगर इन मेथोडोलॉजी को जो मैं बताऊंगा उनको फॉलो करें तो। जिनका ज़्यादा कम मार्क्स आएगा, अगर मान लो किसी के 120 आ रहा है, किसी के 130 आ रहा है, वो भी अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करेगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो उसका भी 10-15 मार्क्स इंप्रूव होगा। क्योंकि अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत मैटर करता है, और अटेम्प्ट करने के तरीका से ही कुछ लोग अच्छा रैंक बना जाते हैं और कुछ लोग पेपर खराब कराते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनना और अप्लाई करने की कोशिश करना मॉक टेस्ट में। तो मैं बताता हूँ, 4 गो में, मैं 4 गो में अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट, 4 गो में। तो आपको मैं लिखते जाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं 100 क्वेश्चंस को 4 गो में अटेम्प्ट करता था। जो मैं फर्स्ट को सॉल्व करता था तो वो मेरा 1 आवर का सेशन रहता था, 1 आवर अटेम्प्ट टाइम रहता था। कि मैं फर्स्ट को मेरा टारगेट फर्स्ट आवर रहता था। मेरा टारगेट रहता था कि 60 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेना है। लेकिन आप लोगों को मैं एक टारगेट दे रहा हूं कि आप अभी शुरुआत भी कर रहे हो तो अपने अंदर ये बात इनकलकेट कर लो कि आपको फर्स्ट आवर में पहले 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना है। जब आप इस टारगेट को अचीव कर जाओ 60 क्वेश्चंस का, तो आप 65 कर लेना अपना टारगेट, फिर उसके बाद 70 कर लेना अपना टारगेट। तो आप इस टारगेट को हर बार बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया 60 मिनट 60 क्वेश्चंस तो आप वहां पे रुक जाओगे। पहले इसको अचीव करना है, और कैसे अचीव करना है मैं सब बताऊंगा। और जब ये 60 मिनट 60 क्वेश्चन का टारगेट आप अचीव कर जाओगे, तो आपको क्या करना है कि 65 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट आवर में, फिर 70 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट आवर में। उससे भी अधिक 75-80 तक अटेम्प्ट करने वाला बच्चा करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन क्या करता है, आपको पहला टारगेट क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। जब आप फर्स्ट आवर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए। इस फर्स्ट आवर में मैं ABC लिखता हूँ कि आप 100 क्वेश्चंस देख लो पूरे के पूरे। 100 क्वेश्चंस देखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो स्किप करने आना चाहिए। स्किप करने, जैसे कोई 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन दिखा, देखने के साथ बिना रीड किए स्किप कर सकते हो। जैसे कोई छोटा क्वेश्चन है लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट पर है, न्यू कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है जिसको आप पहले कभी सॉल्व नहीं किए हो, बिल्कुल नया है आपके लिए, इसको स्किप कर सकते हैं। कोई तीसरा क्वेश्चन टाइप का बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, देख के ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने में 1.5-2-2.5 मिनट ले लेगा, उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो आपको जब स्किपिंग आएगा तो आप फर्स्ट आवर में 100 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लोगे, और क्या कर लोगे 60 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट भी कर लोगे। इसी में आपको एक काम और करना है। क्या करना है, DI को अरेंज कर लेना है। अब आप लोग समझ नहीं रहोगे DI अरेंज करने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं क्या है DI अरेंज करने का मतलब। DI अरेंज करने का मतलब क्या है, आप समझने का कोशिश करो। 3 टाइप या 2 टाइप का DI आता है एग्जाम में। मान लिया एक पाई चार्ट आया और एक टेबुलर आया। पाई चार्ट कुछ इस तरीका से होता है, ऐसे दे देता है, और एक टेबुलर कुछ इस तरीका से होता है। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो पता होगा। तो मैं मान लिया 2-3 टाइप का DI है। पहला क्वेश्चन DI क्या मेरा 3rd पर है, ये पाई चार्ट है, और दूसरा मेरा टेबुलर है, ये हो सकता है 7वें पर है। फिर ये क्या है 13 पर है, ये क्या है 23 पर है, ये 83 पर है, ये 97 पर है। इस तरीका से जम्बल्ड फॉर्म में DI है। जब मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, DI को बिना रीड किए, सिर्फ उसका फोटो देखकर या सिर्फ ये देखकर कि वो DI का क्वेश्चन है, मैं उसको अरेंज करते जाऊंगा। आप एग्जाम हॉल में है तो एडमिट कार्ड पर ये काम करते जाओ, और घर पे हो तो एक अलग से पेज रखो, उस पर लिखते जाओ कि DI 3 नंबर, 13 नंबर, 83 नंबर और 7, 23, 97। आपको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्वेंसिंग हो गया, कोई भी DI हो सेम सीक्वेंस का है।
अब आप फर्स्ट गो में दूसरा काम कर लिए और फर्स्ट गो में एक काम और करना है। आप लोग को लग रहा होगा मैं इतना ज्यादा बता रहा हूं, ये ज्यादा नहीं है। आप शुरुआत के 3 4 5 मॉक में ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करोगे ना तो आप मॉक को एंजॉय करोगे और जल्दी कर लोगे। थर्ड काम क्या करना है आपको कि जब आप सॉल्व कर रहे थे 100 क्वेश्चन फर्स्ट गो में, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए होंगे जिनको आप सॉल्व किए फंस गए। जब आप फंसे होंगे तो आपको कभी ईगो पे नहीं लेना है कोई क्वेश्चन फर्स्ट गो में, कभी ईगो पे नहीं लेना है फर्स्ट गो में। फर्स्ट गो में फंसे एक अटेम्प्ट के बाद, लगता है सेकेंड अटेम्प्ट देने पर बनेगा तो बनाओ, नहीं तो उसको छोड़ दो। लेकिन जब फर्स्ट गो में एक बार सॉल्व करने के बाद नहीं बन रहा है तो सीधा सीधा छोड़ने के बजाय उस क्वेश्चन को छोड़ते टाइम मार्क करके छोड़ो, मार्क करके छोड़ो। अब ये मार्क कौन से क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने का ट्राई किया, कुछ पॉइंट तक सॉल्व किया, सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर मैं स्किप किया हूं। तो ये मैं फर्स्ट आवर में अगर आप ये काम करने में सक्सेसफुल हो रहे हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। तो मैं आपको फर्स्ट आवर का टारगेट बताया हूं, ढंग से आपको ये अचीव करने का कोशिश करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले 4-5 मॉक 6 मॉक में बहुत दिक्कत होगा। कभी आप 50 क्वेश्चन, कोई 40 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाएगा, कोई 52 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन जब वो करना शुरू करेगा सारे बातों को, तब वो बहुत आगे निकल जाएगा। सेकेंड गो में अब आपको क्या करना है, जो डीआई को आप अरेंज किए उसको सॉल्व कर लेना है। मतलब 6 से 8 क्वेश्चन, अराउंड 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार रीड करना है और डेटा सिर्फ एक बार रीड करना है। इंस्ट्रक्शन और डेटा आपको एक बार ही रीड करना है। तो आपके लिए 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जितना भी होंगे आसान हो जाएंगे। आप एक बार रीड करोगे, सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन फिर आपको वही डेटा वही इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्व कर लोगे। तो आप सेकेंड गो में डीआई सॉल्व करो। इसमें मैं टाइमिंग नहीं लिख रहा हूं, डिपेंड करता है डीआई कैसा है उसके अनुसार सॉल्व करना होता है। वैसे आप सीक्वेंसिंग जब एक टाइप का डीआई सॉल्व करोगे तो हमेशा कम टाइम ही लगता है, 5-6 मिनट में आप कर लोगे इसको, लेकिन तब भी मैं यहाँ टाइम नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड गो आपको क्या करना है, जैसे ये डीआई सॉल्व कर लिया आप, थर्ड में आपको सॉल्व करना है मार्क वाले क्वेश्चन, जो मार्क फॉर रिव्यू में आप डाल के गए हो। मतलब आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किए हो, उसके डेटा पढ़े हो, कुछ पॉइंट तक सॉल्व करके छोड़े हो, तो शायद ये सॉल्व करना आसान रहे। तो जितना क्वेश्चन आप हो सकता है 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मार्क हुआ, तो उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान है नए क्वेश्चन से। अब जो बचे हुए नए क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनको आप रीड ही नहीं किए हो, जिनको आप कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, जिनको देखने के बाद न्यू कॉन्सेप्ट पर है, ऐसे लिख देता हूं न्यू कॉन्सेप्ट पर है। तो जब आप इन काम को कर लेंगे, ऊपर के 3 पॉइंट, और ये सब लेस टाइम में आप करते जाएंगे, जैसे वो 60 मिनट में हो सकता है कोई 60-70 क्वेश्चन कर दिया, फिर यहाँ 8 क्वेश्चन कर लिया, यहाँ 6-8 क्वेश्चन कर लिया, तो इसका जो बचता है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 10 to 15 या उससे भी कम बचता है। 10 to 15 या फिर उससे भी कम बचता है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम लेकर पर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट, कोई क्वेश्चन 2 मिनट, कोई क्वेश्चन हो सकता है 3 मिनट, यहाँ पर वो इतना टाइम लेकर एक एक क्वेश्चन कर लेगा। तो आपको काम कहाँ करना है, जो आता है उसी के ऊपर, उसको और स्पीड करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। और क्या क्या करना है मैं बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट हो। तो आपको इस तरीका से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो और यही पैटर्न आप अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करने का कोशिश करो। अगर इंप्रूवमेंट होता है, अगर नहीं होता है तो फिर भी मैं बताऊंगा क्या करना है। इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ऐसा कुछ मौका ही नहीं छोड़ता है इंप्रूवमेंट का। मैं कैसे नहीं होगा यार। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। मॉक अटेम्प्ट कर लिए उस मेथोडोलॉजी से, उसके बाद मॉक से आप सीखे क्या, लर्निंग क्या मिला, इसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है। और एनालिसिस कैसे करें मैं पैटर्न वाइज बताते जाऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर उससे और ज़्यादा इंप्रूव होगा। जो हर मॉक में आप कुछ 5-7 मार्क्स, 2 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स भी आप इंप्रूव कर रहे हो हर मॉक में, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हो। जैसे मान लिया आप टेस्ट 01 आप अप्लाई सॉल्व किए, उसमें आपका कुछ स्कोर रहा होगा, उसमें कुछ आपका स्कोर रहा होगा। अब यह पता नहीं है मेरे को, तो मैं अपने अनुसार एक नंबर ले लेता हूं, इसको मैं 84 मान लिया। आप मान लिया 84 राइट किए
और मान लेता हूँ 12 रॉन्ग किए, तो क्या हुआ, आपका एक्यूरेसी कितना परसेंट का हुआ भाई, तो 87.5% का एक्यूरेसी हुआ। और जो मार्क्स आया वो कितना आया, 168 माइनस 6, 162। तो मैं एज्यूम किया कि आप फर्स्ट मॉक दिए, 162 मार्क्स आया, 96 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड है। तो यहाँ पर सम करने के बाद पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है और आपका एक्यूरेसी क्या है। अब आपको करना क्या है कि रॉन्ग क्यों हुए उसका रीजन देखना है, जो मैं आगे बताऊंगा रीजन क्या होता है रॉन्ग होने का, और फिर रॉन्ग को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो रॉन्ग क्यों हुआ ये देखना है। बहुत सारे रीजन होते हैं रॉन्ग होने का। क्या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या फिर आपको सिली मिस्टेक हुआ, तो आप दोनों चीज देखना है, सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। जो सही हो रहे हैं इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन सही तो आप बनाए लेकिन ज़्यादा टाइम लेकर, कुछ क्वेश्चन आप एवरेज टाइम लेकर। तो जो ज़्यादा टाइम लेकर आप बनाए हो उसके ऊपर क्या करें ये भी मैं बताऊंगा। जैसे जैसे आप अटेंटिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, कैलकुलेटिव मिस्टेक, सिली मिस्टेक ये सब कम करना शुरू करोगे, तो आपका रॉन्ग कम होगा, तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, राइट वाले पार्ट इंक्रीज होगा और मार्क्स इंक्रीज होगा। तो रॉन्ग बचाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज ही ध्यान रखना है, आप कितना अटेंटिव होके क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ये पार्ट आपको रोज लिखते जाना है, या आप अपने फर्स्ट कॉपी लेकर आओ, उस कॉपी में ये लाइन लिख के ऐसे बना लो, टेस्ट 01, टेस्ट 02, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए ऐसे लिस्ट बना लो। हो सकता है 15 मॉक या 10 मॉक के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील करो। पहला मॉक में 162 में ज़्यादा मार्क्स लिख दिया हूँ, कम मार्क्स आएंगे, तो उससे नहीं घबराना। मैं यहाँ पर एक ऐसे ही दिमाग में जो डेटा आया वही लिख दिया। तो आप अपना मॉक का स्कोर लिखते जाओ और फील करते जाओ क्या चेंजेस आप आ रहा है हर अगले मॉक में। एनालिसिस करने का तरीका या फिर अटेम्प्ट करने का तरीका, ये सब आप फील करो और अप्लाई करो जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं बोला रॉन्ग हुआ। रॉन्ग 2 रीजन से होते हैं, क्या है, एक सिली मिस्टेक होते हैं, एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होता है। तो जो रॉन्ग सिली मिस्टेक से हुआ तो वो क्यों हुआ आपको पकड़ना है, वाई। जैसे मेरा होता था, सबसे ज्यादा जो मेरा होता था वो मिल्क रेशियो वाटर और वाटर रेशियो मिल्क। ऑप्शन पिक करते टाइम मैं उल्टा वाला पिक कर देता था। कुछ रॉन्ग होते थे कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मैं ये सब नोट डाउन करता था। सबसे ज्यादा एरर मैं यही करता था, मैं एग्जाम में भी ये एरर करके आया। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ एरर हो जाते हैं, कहीं 2 ऐड करके 6 लिख दिया, तो सिंपल सा ही सिली मिस्टेक होते हैं, इसीलिए इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो सिली मिस्टेक आपको बचाने का तरीका हर बार मैं बोलता हूं सिर्फ एक ही है, जो है आप कितना अटेंटिव होके और कितना कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो। आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए उस टाइम पे कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ मॉक टेस्ट ही चलना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ आप मॉक टेस्ट जब दोगे ध्यान से तो सिली मिस्टेक कम होगा। तो आप इस पार्ट से जब बचना शुरू करोगे, जो रीजन से आप मिस्टेक कर रहे हो उसका लिस्टिंग बनाना शुरू करोगे कि आप क्या क्या रीजन से गलती कर रहे हो, तो फिर ये वाला पार्ट आपका सुधरना शुरू होगा। लेकिन इस पार्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट के वजह से रॉन्ग हो गए होंगे, आपको अच्छे से पता नहीं होगा, आप तब भी सॉल्व करना शुरू किए और सॉल्व कर दिए। तो आपको कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को लिखना है, कॉपी बनाना है, जो कॉपी में बोला उस कॉपी पे लिखना है। और इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, राइट डाउन, इंग्लिश भी लिख सकता हूँ यार। राइट डाउन करना है या फिर टेक डाउन करना है, ऐसे होता है ना। तो राइट डाउन करके उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ किसी ग्रुप में ऐड हो तो उस ग्रुप में सॉल्यूशन मांगो, या फिर कोई मेंटोर है तो उससे सॉल्यूशन मांगो और इस पे काम करो। तो ये रॉन्ग वाले पार्ट का करना है काम। लेकिन राइट वाले पार्ट में भी एनालिसिस होता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते और इसी वजह से उनका इंप्रूवमेंट नहीं होता। सबसे बड़ा नहीं इंप्रूवमेंट होने का कारण है ये राइट वाले क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करना। राइट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सब छोड़ देते हैं, ये तो हल्के में ले लिया। लेकिन राइट वाले क्वेश्चन भी 2 टाइप में डिवाइड होता है। कुछ क्वेश्चन जो आप एवरेज टाइम या लेस टाइम में किए, तो आप एवरेज टाइम या लेस टाइम में किए तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि आप रट्टा लगा के मारे हो तब आपको ध्यान देना है। तो अगर आप लेस टाइम में कर लिए तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप 2 से 3 मिनट लेकर सॉल्व किए,
या फिर जैसे मैं करता था कोई क्वेश्चन में 5-5 मिनट 7-7 मिनट में सॉल्व करता था, तो मेरे पास टाइम फैक्टर का इश्यू नहीं था, मैं हर बार टाइम बचा लेता था, तो मैं टाइम ज़्यादा देकर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन उसके बाद मैं उसको एनालिसिस करता था, मैं सीधा क्वेश्चन उठा के कॉपी में लिख लेता था और उस क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम लिखता था। ये क्वेश्चन में 2 मिनट 15 सेकंड लिया, 3 मिनट 54 सेकंड लिया। अगली बार उस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो कभी मैं इतना टाइम भी नहीं लूंगा। इस वजह से मैं राइट वाले पे भी एनालिसिस करते रहता था। तो अगर राइट वाले को आप एनालिसिस करोगे तो आपका टाइम शॉर्टेज नहीं होगा। अगर टाइम शॉर्टेज नहीं होगा तो यहाँ पर अनअटेम्प्टेड होना चाहिए। तो अगर टाइम शॉर्टेज नहीं होगा तो अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन कम बचेंगे, क्योंकि जो अनअटेम्प्ट होते हैं क्वेश्चन, उसका भी 2 रीजन है। क्या क्या रीजन है भाई? तो पहला, टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। बहुत लोग 120 मिनट में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता। और टाइम शॉर्ट क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चन में अपन ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इस वजह से। तो इजी क्वेश्चन में जब आप टाइम रिड्यूस करना शुरू करोगे तो आपका टाइम शॉर्टेज नहीं होगा, जो अनअटेम्प्टेड पार्ट होगा उसको भी आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको टाइम शॉर्ट नहीं पड़ेगा और जो अनअटेम्प्टेड पार्ट है ये भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ जो अनअटेम्प्टेड पार्ट होगा वो कॉन्सेप्ट के वजह से होगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया जो आप पहले पढ़े नहीं हो, या फिर आप सिलेबस तो पूरा पढ़ लिए हो, प्रैक्टिस किए हो, लेकिन ये नया कुछ ज्योमेट्री से रिसर्च करके डाल देता है, ट्रिगोनोमेट्री से डाल देता है। तो उन टाइप के क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं और रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है मॉक का। और एक बात बताऊं, जो सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से मैं हर बार आपको सिली मिस्टेक का लिस्ट बनाने को बोलता हूं। मैं लिस्ट खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपका एरर का नजरिया अलग होगा, मेरा एरर का नजरिया अलग होगा। मैं जो एरर करता था उसको मैं इंप्रूव किया, आप जो एरर करोगे उसको आपको इंप्रूव करना है। इस वजह से आपको खुद का लिस्ट बनाना है, आप कहां कहां किस किस कंडीशन में एरर करते हो, तो आपको इसका लिस्ट बनाना है। और इजी वाले में अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट कितना फास्ट आता है, ये नहीं कि सिर्फ आता है। क्वेश्चन रीड करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। आप कर सकते हो, लेकिन कितना सेकंड में कर सकते हो ये मैटर करेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कोई क्वेश्चन पढ़ा मेरे को आता है। जो बच्चा अगर कल परसेंटेज पढ़ ले वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और मैं भी परसेंटेज सॉल्व कर लूंगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? वो इजी क्वेश्चन को भी 1 मिनट में करेगा और मैं 10 सेकंड में करूंगा। तो वही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इजी वाले टाइप को आपको बार बार रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को। जब आप उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो यहां पर टाइम रिड्यूस करोगे इजी वाले क्वेश्चन में। और जब आप इजी वाले क्वेश्चन में टाइम रिड्यूस करोगे 50 मिनट 60 मिनट में आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। फिर आप मॉडरेट वाले क्वेश्चन 2 टाइप के बनेंगे, कुछ मॉडरेट में आप कम टाइम लोगे, कुछ मॉडरेट में ज़्यादा टाइम लोगे। तो इसको मैं 2 टाइप इसलिए रखा, कुछ हो सकता है 1 मिनट के राउंड ले या 1.5 मिनट के राउंड ले, और कुछ 2 मिनट। और टफ फिर क्या होगा जब आप इस टाइप को जल्दी सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर 1 से 2 मिनट एवरेज टाइम देके सॉल्व कर लोगे। जो टफ क्वेश्चन होंगे वो टाइम शॉर्टेज के वजह से छूटेंगे नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन का डिमांड ही होता है 2 से 3 मिनट, और वहां पे यही टाइम बचा के डालना होता है। कुछ नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे इस बार के मेंस में 2-3-4 क्वेश्चन नए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन नए थे, तो वहां पे आपको फिगर ज्योमेट्री का बना के सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए। और वो टाइम बचेगा कहां से? तो इन सब पार्ट से बचेगा। इस पार्ट से सबसे ज्यादा बचता है, उसके बाद कुछ इस पार्ट से बचता है। तो वहां अगर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको टाइम इधर से सेव करके आपको सोचने के लिए टाइम बचाना है, जो कुछ क्वेश्चन बचे, और उसको सोचना है और सॉल्व करना है। तो आप टफ वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे जब आप समय बचाना शुरू करोगे। आप लोग इन सब बातों को अप्लाई करना स्टार्ट करें, एनालिसिस करके अप्लाई करना स्टार्ट करें। एनालिसिस कैसे करें? आप एक कॉपी बना लेना और सारी चीज़ों को शुरुआत में लिख लेना। मैं 2 कॉपी भर दिया था मॉक टेस्ट के एनालिसिस से, तो जितने भी नए क्वेश्चंस मिलते थे मैं नोट डाउन कर लेता था। इवन उसके ऊपर अपना टाइम लिखता था कि कितना मिनट इस क्वेश्चन को मैं दिया हूँ। जो एरर हो गए तो उसको मैं सिली मिस्टेक लिख के 6 क्वेश्चन मान लिया सिली किया तो उसको लिख लिया। फिर मोर टाइम वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है तो लिख लिया। अनअटेम्प्टेड है 4 क्वेश्चन तो उसको लिख लिया। इसको बार बार प्रैक्टिस करता था, ध्यान देते रहता था कि आगे ऐसा ना करूँ।
उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि सिर्फ ये वीडियो देख लिया कि कैसे करें और मेरा इम्प्रूव हो जाए, तो बहुत बड़े गलतफहमी में हो आप। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ वीडियो देखो और इम्प्रूव कर जाओ। आपको इसका अप्लाई करना पड़ेगा हर बार मॉक टेस्ट के ऊपर। जो जो बातें सिखाया वो खुद से करनी पड़ेगी। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और मैक्सिमम आपको इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करने के अप्रोचेज, कैलकुलेशन करने के तरीके, इन सब चीज़ों से इम्प्रूव होंगे। आप ये सब काम आप आज ही अप्लाई करना शुरू करो। आज अपन लोग एक मॉक टेस्ट अनाउंस किए हैं। आज 7 PM ये लाइव होगा, तो कोशिश करना इसमें भी अप्लाई करो। ये पेड वाले बच्चों के लिए भी है और जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं सबके लिए ये फ्री है। तो आप लोग अप्लाई करना शुरू करो फर्स्ट मॉक से ही। मैं हर बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट मॉक में सारी बातें अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन 5-6 मॉक के बाद आप मैक्सिमम बातें अप्लाई करना शुरू कर दोगे। आप इसको अप्लाई करो, अच्छे से टेस्ट दो, टेस्ट का स्कोर कार्ड अपना लिखो, फिर अगले टेस्ट को दो, फिर स्कोर कार्ड लिखो। स्कोर जब आप लिखते जाओगे चेक करो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो आपको इसी को मेंटेन करना है बार बार, हर बार इम्प्रूवमेंट को। ये टेस्ट कहाँ से दे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टेस्ट देने के लिए आप माई पाठशाला ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि कहाँ से दे कहाँ से दे। उसके बाद यहाँ एक जाओगे तो 4th टैब जो कि मॉक टेस्ट का बना होगा, 4th मॉक टेस्ट के लिए आप वहां पे जाओगे तो वहीं पे सीधा सीधा आपको दिख जाएगा ओपन मॉक। वहां रजिस्टर करो, आज अटेम्प्ट करना, चोरी मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, चोरी करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो, खुद का स्कोर देखो, इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव कैसे नहीं होगा जब आपका भाई है तो। अगर नहीं होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो, इम्प्रूव जरूर होगा। मैं सब बातें बताता हूँ इम्प्रूवमेंट का ही। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मॉक अटेम्प्ट करना।